नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा की बोलियां, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इनकी क्या परिभाषाएं हो सकती हैं और इन्हें ये किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं और क्या इनके बोलने वाले कितने हैं, किस क्षेत्र के हैं। तो ये सारा विवरण मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये भाषा, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा स्पष्ट हो जाएगी। तो साथियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना समय और बिना डाटा खराब किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा किसे कहते हैं तो मैं बता दूं कि भाषा शब्द की मूल क्रिया भाष है। भाष का अर्थ बोलना या कहना होता है। जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। बोलते समय हमारे विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति ध्वनि चिन्हों से नहीं होती। सहायता के लिए हम इंगित का भी प्रयोग करते हैं, संकेतों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे मुखाकृति, नयनों के भाव, हाथों का संचालन आदि भी करते हैं। संकेतों की सहायता के बिना वाणी अभिव्यक्ति में अपूर्ण रह जाती है। वाणी जो चीज़ कहने में उतनी स्पष्ट नहीं होती, अगर उसमें संकेत शामिल हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं तो वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। अगर भाषा को उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। भाषा के मुख के कंठ, तालु आदि उच्चारण अवयवों से बोली गई वह ध्वनि है जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की ये परिभाषा सर्वाधिक मान्य है। भाषा के उपयोग का सबसे व्यापक क्षेत्र व्यक्ति और समाज के संपर्क से उत्पन्न होता है। मनुष्य का अपने आप से या किसी दूसरे व्यक्ति से भाषा की दृष्टि से जो संबंध है वह अपेक्षाकृत सीमित होता है। जिस प्रकार कोई कार्य करने के लिए अपने अंगों में समन्वय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्ति भी समाज के अंग हैं और परस्पर समन्वय और संगठन बनाए रखने के लिए भाषा का उपयोग अपेक्षित है। एक चीज़ और भी बता दूं कि भाषा का प्रयोग कई अर्थों में होता है। भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक अर्थ में होता है तो कभी संकीर्ण और संकुचित अर्थ में भी, जैसे मूक भाषा, पशु पक्षियों की भाषा आदि। व्यक्त वाणी का अर्थ यह भी है कि स्पष्ट और पूर्ण अव्यंजना जो है, जो वाचिक भाषा के सूक्ष्म अर्थ की बोधक है, उससे भी विस्तृत है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भाषा को एक बार परिभाषित करने के लिए कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति ही भाषा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और भाषाएं बहुत प्रकार की होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी इत्यादि भाषाएं हैं। किंतु हमने एक बात और भी देखा कि भाषा बोलते हैं, भाषा का एक बड़ा क्षेत्र है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, पर एक सीमित क्षेत्र में व्यक्तियों की भाषा में परिवर्तन हो जाते हैं, बदलाव आ जाता है। और ये बदलाव के कारण क्या है? शिक्षा, संस्कार, पालन पोषण और व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, वातावरण आदि के भेद से व्यक्ति की भाषा का निर्धारण हो जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति की भाषा दूसरे से भिन्न होती है, तभी तो हम पहचान पाते हैं कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। ये प्रत्येक व्यक्ति की भाषा अपने आप में स्वतंत्र होती है, उसकी अपनी भाषा की विशेषता दूसरों से भिन्न होती है, किंतु एक व्यक्ति की भाषा सदा एक रूप नहीं होती। पर बहुत सारे समूहों को मिलाकर एक भाषा का एक शैलीगत अंतर हो जाता है, जिसे मेरी दृष्टि में बोली कहते हैं। एक भाषा क्षेत्र में कई उपबोलियाँ होती हैं। प्रकृति की दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर करना तो बहुत कठिन है, लेकिन बोली ये कह सकते हैं किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह और मुहावरों आदि की दृष्टि से उस भाषा के अन्य क्षेत्रीय रूपों से पृथक होती है। एक बार पुनः हम देख सकते हैं बोली किसे कहते हैं। अगर उसको परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह और मुहावरों आदि की दृष्टि से उस भाषा के अन्य क्षेत्रीय रूपों से अलग होती है। अब जो बोलियां कौन कौन सी हो सकती हैं? बहुत सारी हिंदी साहित्य के संदर्भ में बात करें तो हिंदी भाषा की बहुत सारी बोलियां हैं,
जैसे मालवी है, निमाड़ी है, ब्रज है, बुंदेली है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है और खड़ी बोली भी है, लेकिन उसे एक स्टैंडर्ड स्वरूप मिल गया है, उसे मानक भाषा का स्वरूप मिल गया है। तो ये भी एक बोली का स्वरूप है, लेकिन इसका स्वरूप बहुत विस्तृत और व्यापक हो गया है। ये बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इसके बाद एक और भी शब्द आता है विभाषा, और विभाषा को उपभाषा भी कहते हैं। दरअसल अगर इसको सामान्य शब्दों में बात करें विभाषा के बारे में, तो ये समझिए कि ये बोली से थोड़ी उन्नत होती है और भाषा से थोड़ी गिरी हुई, अर्थात दोनों के मध्य का जो स्वरूप है वह विभाषा अथवा उपभाषा कहलाता है। विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के बड़े भूभाग पर बोलचाल और साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। और इसकी जो कहना चाहिए उपभाषाएं, इसकी भी जो बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, वो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, गढ़वाली आदि ये जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, विभाषाएं हैं। और इनमें कौन कौन सी बहुत प्रसिद्ध हैं वो 5 मैं बता रहा हूँ। उनमें 5 में जैसे सौरसनी, जिसे पश्चिमी हिंदी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली इत्यादि आती हैं। इसके बाद अलावा राजस्थानी, जिसके अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी आती है। इस गुजराती भी इसी में आती है। अर्धमागधी, जिसे पूर्वी हिंदी कहते हैं, और इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मागधी, भोजपुरी, मैथिली, बंगला, असमी आदि भी आती हैं। और खस पहाड़ी क्षेत्र की बोली जाने वाली, जैसे गढ़वाली है, कुमायूं की भाषा, कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड की। और इसके अलावा ब्राचड़ में पंजाबी, सिंधी, और महाराष्ट्री में मराठी और कोंकणी आदि जो हिंदी साहित्य की उपभाषाएं हैं, विभाषाएं हैं। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा विभाषा किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं। इसको जानने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक और बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं ये बोली का वह बड़ा स्वरूप है जिसे साहित्यिक स्थान भी मिल गया होता है, तो ये उपभाषा या विभाषा कहलाती है। इसके बाद मातृभाषा। मातृभाषा जैसा नाम वैसा ही काम। मातृभाषा माता की भाषा, जो जिस प्रांत का होता है और उसके माता पिता जो भाषा बोलते हैं, विशेषकर माता जो बोली बोलती है वह मातृभाषा कहलाती है। भारत में बोलियों के अलावा 15 प्रमुख मातृभाषाएं हैं जो वहाँ के निवासियों से संबंधित हैं, जो उनकी वहाँ की मातृभाषा है। जैसे हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, बंगला है, असमिया है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, पंजाबी है, सिंधी है, उड़िया है, उर्दू है। ये प्रमुख भारतवर्ष की मातृभाषाएं हैं और इनको संविधान में भी स्थान दिया गया है। प्रायः सभी भाषाओं में साहित्य की रचना की गई है, इसलिए इन मातृभाषाओं को भाषा का दर्जा प्राप्त है। इन सभी मातृभाषाओं को भाषा का दर्जा प्राप्त है। मातृभाषा के बारे में ये सामान्यतः वैसे तो भारत के ज़्यादातर राज्यों के निवासियों की मातृभाषा हिंदी है, और जहाँ की मातृभाषा हिंदी भी नहीं है वहाँ की संपर्क भाषा आवश्यक रूप से हिंदी ही है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसकी परिभाषा जब हम करेंगे मातृभाषा किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखें, माता पिता अथवा विशेषकर माता द्वारा जो बोली बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। हर प्रांत की मातृभाषा कई बार कई प्रांतों की एक जैसी है, लेकिन बहुत सारे प्रांतों की मातृभाषा अलग अलग है। भारतवर्ष के ज़्यादातर प्रांतों की, सबसे अधिक प्रांतों की जो मातृभाषा है वह हिंदी है। अब आता है राजभाषा किसे कहते हैं, और राजभाषा में भी नाम राज्य की भाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा, या उसे
ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। कहीं कहीं उसे ऑफिशियल लैंग्वेज के साइनोनिम्स के रूप में, पर्यायवाची के रूप में नेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये दोनों शब्द जरूर मिलते जुलते हैं, पर इनमें सामान्य और पारिभाषिक शब्द भिन्न हैं। इनमें राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा, और भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया, और हिंदी हिंदुस्तान के कई राज्यों की राजभाषा हिंदी है। बहुत सारे राज्यों की नहीं है, शेष राज्यों में अपनी अपनी प्रदेशों की भाषाएं हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, ये 3 ऐसी भाषाएं हैं जो किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं। अर्थात कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है, ये विकल्प दिए जाते हैं कि कौन सी राजभाषा नहीं है, तो सिंधी, संस्कृत और कश्मीरी, ये 3 भाषाएं ऐसी हैं जो किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज इसी भाषा में होना चाहिए। जिस राज्य की जो राजभाषा है उस राज्य का काम इसी भाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम भी उसी भाषा में होना चाहिए। कार्य के निर्णय, जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, वो भी उसी के होने चाहिए। रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन हिंदी भाषी राज्यों की सुविधा को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में अंग्रेजी का प्रयोग सीमित समय तक के लिए रखा गया है। तो कहीं कहीं राजभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग बहुत सारे कार्यों में होता है। अब आता है जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा है और पूरे देश की पहचान कह सकते हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, उसी तरह राष्ट्रभाषा होती है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती हैं, जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं और प्रेरित भी करती हैं। बहुभाषी देशों में सभी भाषाओं का सम्मान तो होता है। जैसे भारतवर्ष में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सभी भाषाओं को सम्मान है। लेकिन वहाँ संपर्क की एक भाषा होती है जो राष्ट्र भाषा कहलाती है। और भारत में संपर्क की भाषा कौन सी है? वह है हिंदी भाषा, और इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। देश के विभिन्न प्रदेश अपने अपने प्रदेश में अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। हर प्रदेश की, जो ज़्यादातर तो प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है या हिंदी कोई मान्यता है, लेकिन बहुत सारे प्रदेश जैसे दक्षिण भारत के अधिकांशतः प्रदेशों में अपने अपने प्रदेश की भाषा है। किंतु जहाँ संपूर्ण राष्ट्र का प्रश्न आता है, वहाँ वे अपनी राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारत में भी के राज्य भी हिंदी का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिया गया। भारतीय संघ की जो भारतीय राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है। राष्ट्रभाषा उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जैसे राष्ट्रगान एक होता है एक राष्ट्र का, राष्ट्रध्वज एक होता है एक राष्ट्र का, और राष्ट्र चिन्ह एक होता है। वह पूरे राष्ट्र की संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसी भाषा से उस व्यक्ति, समाज, देश का व्यक्तित्व झलकता है। जो भाषा उस देश की है, उस राष्ट्र की है। राष्ट्रभाषा के लिए एक शब्द का और भी प्रयोग होता है, वह भी ध्यान रखें। वह शब्द का प्रयोग है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रमुख कारण यह है कि देश में इसके बोलने वालों की संख्या 52% से भी अधिक है। तो साथियों, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया, और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बात और भी महत्वपूर्ण है, हिंदी का उद्भव संस्कृत परंपरा से जुड़े होने के कारण समस्त आर्य परिवार की प्रांतीय भाषा शब्दावली हिंदी से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो मित्रों, ये थी भाषाओं से संबंधित जानकारी, और मुझे ऐसा लगता है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें आपने भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोलियों के बारे में जानकारी हासिल की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।